ઇન્ડિયા ફાઇનાન્સના મેનેજમેન્ટ एमडी અને સાથે सीईओ पवन सिंह जोड़ाई चुका है। हाय सर, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ओवरऑल रिजल्ट से मैं शुरुआत करना चाह रही थी। किस तरीके से क्वार्टर रहा, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे, कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं। हाईलाइट से शुरुआत करें। गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। तो हाइलाइट्स तो अच्छे हैं और इनफैक्ट हमारा जो पैट फिगर है वो करस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से करीब करीब 70% आगे बढ़ गया है। रिटर्न ऑन एसेट्स हमारा 1.10 था करस्पॉन्डिंग क्वार्टर में प्रीवियस ईयर का, वो 2.20 हो गया है। इंटरेस्ट रेट 2.83 था, वो 2.99 हो गया है। और हमारा प्रोविजनल कवरेज रेशियो भी 66%, 46 से ऊपर बढ़ गया है। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 26 क्रॉस कर गया है। तो कुल मिला के, और हमने सैंक्शंस जो किए हैं पिछले हाफ ईयर और अभी साल के कंपैरिजन में, तो पिछला जो साल था वो कोविड वाला पीरियड था और 350 करोड़ का टोटल हमने सैंक्शन किया था। उसके अगेंस्ट में हमने इस साल के हाफ ईयर में करीब करीब 2300 करोड़ का सैंक्शन कर दिया। और रिसेंटली अभी जो लास्ट वीक हमने फिर 1851 करोड़ का फर्दर सैंक्शन किया है। और इस क्वार्टर में जो अभी चल रहा है इसमें हमने करीब 800 करोड़ का डिसबर्समेंट और कर लिया है और करीब करीब होपफुली 1800 करोड़ का डिसबर्समेंट इस क्वार्टर में और हम करेंगे। तो मतलब इस चीज से जो नंबर्स मैं आपको दे रहा हूँ उससे 3-4 इन्फ्लुएंसेस निकल रहे हैं। एक तो ये निकल रहा है कि जो हमारा प्रोविजनिंग साइकिल था वो खत्म हो गया है, जो हमारे प्रॉफिट को हमेशा नीचे लाता था। तो हमने जो दिखाया है प्रॉफिट में काफी ज्यादा इजाफा है और इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी को अब हम कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर पाएंगे, मेंटेन भी कर पाएंगे और इंप्रूव भी कर पाएंगे। और आगे चल के ये हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे आरओए का जो फिगर है हमारा 2.20 का, तो एक हमने इसको जो है इट इज अराइजिंग आउट ऑफ द एफर्ट्स व्हिच वी मेड। और ये हमारे बिजनेस मॉडल में इस तरह का आरओए अब आगे से आपको दिखाई देगा कंसिस्टेंटली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी हमारी स्ट्रैटेजीज हैं दे वर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दे वर नॉट शॉर्ट टर्म, जिसके रिजल्ट अभी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। हमारा जो है सबसे 2-3 चीज मैं स्पेशली हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि एक तो मैंने कहा कि प्रोविजनिंग हमारे एसेट्स पे 66% है और जो रेसिडुअल अमाउंट है उसके पास हमारे पास रेसिडुअल रिजॉल्व होने का उसके करीब से ज्यादा ही अमाउंट हमको वापस मिलेगा जितना हमारा स्ट्रेस एसेट्स, जैसे 250 करोड़ का भी हमारा नेट एनपीए है, बट उससे ज्यादा अमाउंट टोटली मेरी जो रिकवरी है विद राइट बैक की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही है नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो स्ट्रेस था और जो बैलेंस शीट पे प्रेशर था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एसेट और द क्रेडिट कॉस्ट जो हमारे लिए एक चैलेंज था, वो हम करीब करीब इसको चैलेंज खत्म कर चुके हैं। और दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे अब हम ग्रोथ की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी पोजीशन हमारी बड़ी अच्छी है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो बहुत अच्छा है, हमारी कैपिटल एडिक्वेसी बहुत अच्छी है। तो और अब कोप 26 में चूंकि हमारा 50% पोर्टफोलियो ग्रीन है, तो कोप 26 में आपने देखा है किस तरह का फोकस अब इकोनॉमी डेवलपमेंट में होने वाला है और बड़ी कंपनियां इस एरिया में है नहीं लैंडिंग करने के लिए। तो हम अपने आप को रीपोजिशन करने जा रहे हैं इस एरिया में, और जो हम ग्रोथ दिखा पाएंगे इस एरिया में आगे चल के कमिंग मंथ्स में या लिटिल मोर देन मंथ्स हम लोग जो दिखा पाएंगे वो जो है इट विल नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल, we'll be able to show growth which is very very substantial growth because environment economy दोनों की इसकी जरूरत होगी। और जैसे मैंने कहा कि competitive wise we are now in a space where not many players are already there, so we have that being the first mover absorber advantage, or the ones who moved first took the shock of the system and came out of it. So that way we are well placed to take off, and I think the biggest, one of the few institutions will be one of the big beneficiaries of the COP26 outcome, and the policy decisions which will flow from there would be my company. अग्रीड सर, काफ़ी चीज़ें आपने मुझे एक्चुअली बता दी जो मुझे पूछनी थी आपसे। तो मैं बाकी के जो पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर मुझे आपकी कुछ हाइलाइट्स चाहिए वो डिस्कस कर लेती हूँ। एक तो एयूएम टर्म्स में ब्रेकअप अगर आप मुझे दे पाएँ थर्मल एक्सपोजर का, साथ ही हाइड्रो रिन्यूएबल का किस तरीके से वो वर्कआउट हो रहा है, और साथ ही एक काइंड ऑफ पावर सेक्टर के ऊपर आपका आउटलुक वो किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। क्या यहाँ से
कुछ उम्मीद की जा रही है और इम्प्रूवमेंट की, एक आइडिया इन दोनों पैरामीटर्स के फ्रंट पर? या तो बड़ा, दोनों सवाल आपके बड़े सही हैं। एक तो पहला सवाल कि आपका लोन बुक, तो हमारा लोन बुक थर्मल का करीब करीब 10% पे है, और होपफुली बाय एंड ऑफ दिस ईयर हम उसको 5 या 6% पे ले आएंगे। तो डीकार्बनाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट जो हमारा शुरू से फोकस रहा है, उसके तरफ हम काफी काम कर चुके हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, 4 साल पहले ये 50% का लोन बुक होता था थर्मल का, जिसको हम 10% पे ले आए और आगे भी कम कर देंगे इसको। दूसरा है कि रिन्यूएबल जो है हमारा, बहुत स्ट्रक्चरल लोन विच वी हैव गिवन टू रिन्यूएबल स्पेस, डायरेक्ट लोन टू द प्रोजेक्ट, दोनों मिला के करीब करीब हम 50% के आसपास रिन्यूएबल में है। बट एक एरिया, हम हमारी कंपनी का जो बजवर्ड है, एडिशनैलिटी इन सस्टेनेबिलिटी, मतलब रिन्यूएबल में भी, नॉन रिन्यूएबल में न्यू एरियाज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। एंड उसमें हम जो, जैसे अभी ई मोबिलिटी के है, प्रधानमंत्री ने रिसेंटली लखनऊ में 700 बसेस का जो इनॉग्रेशन उन्होंने किया, पहली बार लॉन्च किया ई मोबिलिटी में, उसकी फाइनेंसिंग हमने की। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स, वाटर सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स, इस एरिया में हम अपने आप को काफी हद तक पुश कर रहे हैं, एंड वी वांट टू बी देयर आल्सो, वी वांट टू बी द फर्स्ट मूवर। तो ये हमारा फोकस एरिया है। और आप जैसे पावर सेक्टर की सिनेरियो की बात की, तो पावर सेक्टर में तो आपने देखा कि अब डिमांड, देखिए पावर सेक्टर का जो इलास्टिसिटी है वो मूव करते रहता है इकोनॉमी जीडीपी के ग्रोथ से। तो जीडीपी नंबर्स बढ़ेंगे तो पावर सेक्टर की इलास्टिसिटी तो बढ़ेगी, 1:1 का, 1.1 का, कभी लिटिल लेस देन 1, बट रहता है उसी के प्रोपोर्शन में ग्रोथ हमारा पावर सेक्टर का। तो वो तो डिमांड हमारा रहेगा। बट ये है कि जैसे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा कमिटमेंट दे दिया है COP26 में, कि वो जो है हम नेट जीरो बन जाएंगे 2030 तक, और बड़ा कड़ा एम्बिशन, बड़ा स्ट्रिक्ट एम्बिशन अपने ऊपर रखा है और देश के लिए रखा है। तो जो ग्रोथ होगा हमारा पावर सेक्टर में, जो डेवलपमेंट होगा, अगेन इट विल बी इन द एरिया ऑफ ग्रीन पावर। और मुझे लगता है कि, और उसमें एरिया में नए तरह के डेवलपमेंट्स होंगे। और जैसे हम अपने यहाँ क्या करते हैं कि आजकल इस कई सारी चीजों में हम अपने को पायनियर समझते हैं, और एक एरिया ये है कि जैसे हमारे यहाँ थर्ड पार्टी पीपीए और कैप्टिव पीपीए वाले जो प्रोजेक्ट्स है रिन्यूएबल के, वो हमने बहुत किए हैं। और वहां पर हम अपना थोड़ा सा अपने आप को उस एरिया में कोई बहुत यादशक्ति नहीं होगी कि हम अपने आप को हम अपने आप को थोड़ा सा उसमें स्पेशलिस्ट समझते हैं। तो इस एरिया में जो है, these are the areas which will come up, both in terms of sectoral growth, and in area of also the regulatory framework which will be, जैसे स्टेट के स्पेस से बाहर आके, सरकार के स्पेस से बाहर आके पावर सप्लाई और परचेज जो होगा, जो हमारे इवॉल्व हो रहा है। तो ये एक चीज बहुत आगे चल के जोर से डेवलप होगा, रिन्यूएबल का स्पेस होगा। रिन्यूएबल में आप देखेंगे कि आप रिन्यूएबल में जहां पर डायरेक्ट सप्लाई होगा जनरेटर से कंज्यूमर एंड पे, और ये जो इंटरमीडिएट्स का रोल रहा है, जहाँ स्टेट बहुत बड़ा रोल प्ले करती रही, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो इस तरह का चीज जो है, ये मूवमेंट जो है मैं पावर सेक्टर में देख रहा हूँ। ग्रोथ होगा, बढ़िया ग्रोथ होने वाला है, अनप्रेसिडेंटेड। आपने देखा रिसेंटली भी काफी जिस तरह से पावर की प्राइसेस बढ़ गए थे, तो वो तो है, पावर की जरूरत है, रहेगी। और बट पैटर्न चेंज हो जाएगा, मेथड चेंज हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज पावर की तरफ हम बढ़ेंगे। ये नया जो है डेवलपमेंट वी आर एक्सपेक्टिंग टू हैपन, एंड सूनर देन व्हाट इट वुड हैव नेचुरली हैपेंड।